चलो, आज के लेक्चर में बात होने वाली है एक सेल ऑर्गेनेल की जिसका नाम है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जल्दी से उसी को शुरू करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे स्ट्रक्चर थे, तो जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो भाई साहब देख लो, क्योंकि पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने इन जैसे सेल ऑर्गेनेल्स की या उनसे भी कई सारे और भी थे जिनकी हम लोगों ने लेबलिंग करी थी एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो आज हमें उसी की चर्चा करनी है, किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, तो देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, प्लाज्मा मतलब नॉर्मली वो साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ। रेटिकुलम मतलब होता है जाल। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है भाई, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल या नेटवर्क। क्या होता है, नेटवर्क बोल दो या जाल बोल दो। तो साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ मौजूद जो एक इर्रेगुलर जाल है उसी को नाम दिया गया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है भाई साहब। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर सीधी सीधी बात कर लें तो ये एक बारीक बारीक या फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस आपको जब पता चलता है जब आप किसी सेल की स्टडी करो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि नेकेड आई से आपको नजर नहीं आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये इतने फाइन स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जब कभी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करोगे तब आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आने वाले आपको। ठीक है, देखो, इर्रेगुलर नेटवर्क है, लेकिन इर्रेगुलर नेटवर्क जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आप जरा समझो कि डबल मेम्ब्रेनस कैसे, जरा अगली वाली स्लाइड पे आ जाओ। देखो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो कि न्यूक्लियस के जस्ट पास मौजूद है। तो ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सब जितने भी येलो येलो स्ट्रक्चर्स है भाई साहब, ये सब के सब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज ऑल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया ये जितने भी हैं सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बने हुए। देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ पूरे साइटोप्लाज्म में यही फैला हुआ है। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन रेगुलर नहीं है भाई साहब, इररेगुलर है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। समझ में आई बात नहीं आई, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने एक बात बोली इसके लिए कि ये डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड। जरा समझिएगा डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं। ठीक है, उसी की थोड़ी सी चर्चा मैं यहां पर कर लेता हूं भाई साहब। देखो, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड बोलने का बस इतना सा मेरा पर्पस है कि जब कभी आप इसको बनाते हो तो देखो, न्यूक्लियस से ही ओरिजिनेट हुआ है। पहली बात सुन लो, आप लोग आगे कहोगे कि सपोज करोगे, बट सपोज नहीं करना, न्यूक्लियस से ही ओरिजिनेट होता है। देखो, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है वही कंटिन्यू कर जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर हम मान ले ये कोई भाई साहब सेल है और इसका अगर हम लोग न्यूक्लियस बनाएं तो न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग बना दे रहे हैं। ठीक है, क्या बना दे रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाए दे रहे हैं। तो ये देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी पूरा न्यूक्लियस यही बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसी में छोटे अभी और स्ट्रक्चर्स लेबल करेंगे तो धीरे धीरे सारी आपकी चिंता जो है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस था, देखो भाई साहब, यही कंटिन्यू कर गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये देखो, तो देख पा रहे हो, तो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी क्या होगा, ऐसी ये पूरी सेल में फैला पड़ा होगा भाई साहब। ये देखो, इरेगुलर स्ट्रक्चर है, तो ये कहीं पर होंगे और कहीं पे नहीं होंगे। ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा होंगे तो कहीं पे बहुत कम होंगे। ठीक है, तो दीज ऑल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, ये दो मेम्ब्रेन का कैसा बना है। देखो, इसकी अगर मेम्ब्रेन देखोगे तो देखो, अगर आप इसको पूरा ऑर्गन मान रहे होगे तो एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होगी, ये आउटसाइड मेम्ब्रेन होगी, ये क्या होगी, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होगी, वो कहलाएगी इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन इसको मिलके क्या बनाती हैं, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल। कैसा, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल, मतलब दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। तो ये डायग्राम तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे पाए जाते हैं और कैसा इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इर्रेगुलर नेटवर्क है, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड है और पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। तो ये बात तो पुरानी हो गई, ये तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आ जाओ कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखो तो आउटर से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। आप देखो इसमें कि ये जो इसका आउटर पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है इसका, ये इसका आउटर पोर्शन है, या आउटर पार्ट बोल दो। तो आउटर पार्ट देखो किसके नजदीक पहुंच गया है, ये देखो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक पहुंच गया। ये सेल मेम्ब्रेन है भाई साहब।
तो ये हमने थोड़ा ही बनाया है, और भी होता है, इसके आगे भी एक्सटेंड कर जाता है, एक्सटेंड करके पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और इनर देखो, इनर पोर्शन किधर जुड़ा हुआ है, इनर पोर्शन किधर जुड़ा हुआ है, या इसका इनर पार्ट देखो किधर जुड़ा हुआ है। इनर पार्ट देखो न्यूक्लियस के पास है, क्योंकि हमने यही तो न्यूक्लियस बनाया था भाई, अभी देखो डबल लेबल करा हमने, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो आउटर पार्ट है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर जुड़ जाता या वहां तक एक्सटेंड कर जाता, और जो इसका इनर पार्ट है वो कहां पर होता, वो भैया न्यूक्लियस के नजदीक होता, या ये कह सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही तो क्या बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जो इसका आउटर एंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो कनेक्ट होता है सेल मेम्ब्रेन से। ये बात अभी हम लोग कर चुके हैं, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। और वही कह रहे हैं कि जो इनर एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। लेकिन हमने एक बात बार बार कह दी, 2 बार कह दी, 3 बार कह दी कि भैया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किससे बना है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो है जो आगे एक्सटेंड कर गई थी, ठीक है। चलो इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे जब बढ़ाएंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब कभी भी आप देखो, आप वापस से थोड़ा सा पीछे आ जाओ, तो अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। ये राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो देखो जब कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होंगे, क्या अटैच्ड होंगे, राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। तो राइबोसोम देखो ये सतह है, इस सतह पे छोटी छोटी बॉल लपेट दो, तो उससे क्या होगा, ये सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी कि स्मूथ हो जाएगी, भाई साहब ये रफ हो जाएगी। तो जब कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होंगे, तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाने वाला है भाई साहब, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही कह रहे हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, जब पार्टिकल की तरह कुछ स्ट्रक्चर जिनको नाम दिया गया, क्या भाई साहब, जिनको नाम दिया गया राइबोसोम, जब ये राइबोसोम की तरह मतलब पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे होते हैं, ये राइबोसोम ऐसे होते हैं, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, वो भी आगे जब चलेंगे तो आपको दिखाएंगे वहां पर भी, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे राइबोसोम तक, ठीक है। तो यही जो पार्टिकल राइबोसोम्स होते हैं ये अटैच्ड हो जाते हैं। जब अटैच हो जाएंगे तो भैया ये बताओ कि वो जो सरफेस होगी वो स्मूथ हो जाएगी कि रफ हो जाएगी, भाई साहब वो रफ हो जाएगी, इसलिए नाम क्या दीजिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम भी होता है, वो काम ये होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने और प्रोटीन का सेक्रीशन करवाने में, मतलब प्रोटीन को पहले सिंथेसाइज करवाएंगे ये किसके साथ, राइबोसोम के साथ मिलकर, उसके बाद इसको सेक्रीट भी करवाना है, मतलब सेल के बाहर भी सेक्रीट करवाना होता है। तो ऐसी प्रोटीन जो सेक्रीटरी प्रोटीन होती है वो कहां पर बनती हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वही बनाते हैं मेनली। तो आप सीधा सीधा ये बात कह सकते हो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये किसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, सिंथेसिस ऑफ protein and secretion of protein. तो this is the most important point about the rough endoplasmic reticulum, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा करते करते थोड़ा सा अगर पीछे कूद के आए तो आप देख रहे हो कि ऐसे भी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड ही नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। तो अगर सरफेस पे कोई पार्टिकल अटैच नहीं होगा तो राइबोसोम सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हो जाएगा, स्मूथ। कैसा हो जाएगा, स्मूथ। तो भाई साहब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी हुई कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आज के बाद कैसे पहचाना जाएगा। तो हम लोगों को बस थोड़ी सी चर्चा उसी की करनी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। लेबल मैंने किया है, पिछले वाले लेक्चर में जाके देख लो, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को मैंने लेबल करा था और उसमें मैंने मेंशन भी करा है कि भाई साहब ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ भी वहां पर मिल जाएंगे और स्मूथ भी मिल जाएंगे, ये चर्चा भी मैंने वहां पर करी थी। तो स्मूथ की खासियत ये होगी कि जब राइबोसोम एब्सेंट होंगे किसकी सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। जब राइबोसोम क्या होंगे भाई साहब, जब राइबोसोम एब्सेंट होंगे, जब राइबोसोम क्या होंगे,
एब्सेंट होंगे तो वो कैसा नजर आएगा भाई साहब, स्मूथ नजर आएगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आप समझ गए, लेकिन एक बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये किसकी साइट होती है, लिपिड की सिंथेसिस की साइट होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ऑल्सो एनिमल में जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि अभी आप आगे पढ़ोगे और जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, ग्लूकोप्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं, प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो लिपिड से बने हुए जो हार्मोन्स होते हैं खास करके वो कैसे होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं इनको कौन सिंथेसाइज करता, इनको भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिंथेसाइज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चा लोग यहां पर कहानी खत्म हो गई किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ, गोल्जी अपरेटस के साथ।